Hi everyone, welcome to ASP Knowledge Hub. So, in this video, I am going to discuss those questions which are left in the previous video. It means I have discussed 49 questions of the UPPCS prelims paper 2009. So, the remaining questions from 50 I will discuss in this video. So, let us start this video. So, let us see the 51st question. You can see here. Consider the following statement and state which of them is or correct with the help of given quotes. Statements are the term Union of States has been mentioned, has been used in the Constitution because Indian states have no right to secede. Second statement is Skedar Commission preferred recognition of states on administrative convenience rather than on linguistic basis. Third statement is Congress committee under Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel and Pattabi Sitaramaiah didn't favor linguistic basis for recognition of states. फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और कोई भी स्टेट्स जो है वो इंडिया से बाहर नहीं जा सकता। एंड सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि एस्केदर कमीशन ने प्रेफर किया था कि स्टेट्स का जो भी रीऑर्गेनाइजेशन होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे हो, ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे। थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि कांग्रेस कमेटी अंडर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया इन्हों लिंग्विस्टिक जो बेसिस है स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन का उसको फेवर नहीं किया था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शंस करेक्ट हैं? तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे only one and three, only one and two and all of three. All of three is the correct statement, यानी कि ऑप्शन नंबर डी is the right answer. Let us see the next question. Here you can see the question number 52. Consider the following statements about the preamble of the Constitution and state which of them are correct with the help of the given quotes. So the the statements are the objective resolution proposed by Pandit Nehru ultimately become the preamble. यानी कि पंडित नेहरू ने जो भी रेजोल्यूशन पेश किया था उसको प्रीएम्बल बनाया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ नॉट जस्टिफिएबल इन नेचर, जो प्रीएम्बल है वो जस्टिफिएबल नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट इसको अमेंड नहीं किया जा सकता कि उसको प्रीएम्बल हो। फोर्थ स्टेटमेंट इज सेइंग दैट इट कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है जो प्रीएम्बल है ये ओवरराइड नहीं करेगा, ये ओवरराइड नहीं कर सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट हैं। ओके, सो देखिए द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय पीटी नेहरू अल्टीमेटली बिकम द प्रीएम्बल, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। एंड सेकेंड इज इट इज़ नॉट जस्टिसिएबल इन नेचर, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट के प्रीएम्बल जो है जस्टिसिएबल नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट इज इट कैन नॉट बी अमेंड, कह रहा है इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता, नहीं प्रीएम्बल में भी अमेंडमेंट हो सकता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट इट कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्पेसिफिक प्रोविजन है उनको ओवरराइड नहीं कर सकता कौन, प्रीएम्बल। सो ये भी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। सो 1, 2 and 4 are correct statements. So the right answer will be option number B. हाँ देखिए यहाँ पर जो सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए राइट टू इक्वलिटी फाइंड्स अ प्लेस इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर, या राइट टू इक्वल टू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया गया, आर्टिकल 13 में, 15 में या फिर 14 में या फिर आर्टिकल नंबर 16 में। तो ये राइट टू इक्वलिटी
has been mentioned in the Constitution in the articles 14, 15 and 16. So the answer option number C is the right answer. अब you can see here यहाँ पे very important है, very important the 6 fundamental rights provided by the Constitution of India. 6 fundamental rights कौन कौन से provide हैं? Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, culture and education rights, right to constitutional remedies, right to equality 14 to 18, right to freedom article 19 to 22, right against exploitation article 23 to 24, right to freedom of religion article 25 to 28, cultural and educational rights article 29 to 30, and right to constitutional remedies article 32. Okay, so these articles are very important. These fundamental, there are 6 fundamental rights. These are very important. You can remember this. Question number 54. Which one of the following is the correct sequence of the persons who occupied the office of President of India right from beginning? कह रहा है बताइए, कह रहा है which one of the following is the correct sequence of person who occupied the office of President of India right from beginning. अगर हम beginning से बात करें तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है प्रेसिडेंट्स के रिगार्डिंग जो स्टार्टिंग से लेकर अब तक हुए हैं, ठीक है, या प्रेसिडेंट का कौन सा ऑर्डर करेक्ट है? देखिए सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद हुए थे और उसके बाद यहाँ पे लिखा है एस राधाकृष्णन, उसके उनके बाद ही आए थे जाकिर हुसैन आए थे, उसके बाद वी गिरी आया था। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ओके, इसका आप ट्रिक याद कर सकते हो, राजेंद्र राधा से जगमागा और हंसते हंसते गिर गया, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, राधा मतलब राधा कृष्ण, जग मतलब जाकिर हुसैन, ठीक है, और हंसते हंसते गिर गया तो वी गिरी, ठीक है, गिर गया मतलब वी गिरी। दिस इज द ट्रिक, ठीक है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रल स्टेट रिलेशन इन द इंडिया आर डिपेंडेंट अपॉन, कह रहा सेंट्रल स्टेट रिलेशंस इंडिया आर डिपेंडेंट अपॉन, किस पे डिपेंडेंट है? सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस इन इंडिया आर डिपेंडेंट अपॉन, किस पे डिपेंडेंट है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर बिल्कुल है। कन्वेंशन एंड प्रैक्टिसेस, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, मैकेनिज्म फॉर डायलॉग, इन सब पे जो इन सब पे बेस्ड है हमारा सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इन सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। Assertion and reason type problems. Let us see the assertion A. Political parties are the lifeblood of democracy. Reasons is given कि people generally curse political parties for poor governance. कह रहा है political parties are the lifeblood of democracy. कह रहा है जो political parties होती हैं वो ब्लड की तरह काम करती हैं डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। और जो रीज़न है पीपल जनरली कर्स, पीपल जो लोग होते हैं वो जनरली जो है पॉलिटिकल पार्टीज पर ये आरोप लगाते हैं पुअर गवर्नेंस का। तो असर्शन ए और उसका जो असर्शन ए का रीज़न है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो बोथ एंड ए आर ट्रू, स्टेटमेंट्स तो ट्रू है बट जो है आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। So option number B will be the right answer. Let us see the 57th question. Which one of the following pairs about the subject and the respective list under the Constitution of India is not correctly matched? Which one of the following pairs about the subject and respective list? कह रहा subject और respective list के along कौन सा जो करेक्ट नहीं है, यानी कि कौन सा इनकरेक्ट है? तो आप देखिए यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है, तो कैसे पता करेंगे? फॉरेस्ट, क्या रहा फॉरेस्ट कंकरेंट लिस्ट में है, तो ऑब्वियस सी बात है फॉरेस्ट इज़ इन द कंकरेंट लिस्ट। पोस्ट ऑफिस, सेविंग्स बैंक, दीज आर इन द यूनियन लिस्ट।
public health, these are the state list. But share market, it is not in the concurrent list. Share market, it is the central list. It is a list of center. It is in the list of center. So ऑप्शन नंबर बी इज़ द इनकरेक्ट. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा जो ऑप्शन बी है कोई वो सही हो जाएगा. सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, दिस इज द 58th क्वेश्चन. कह रहा है अंडर पार्लियामेंट the Union Parliament can also legislate on the subject of state list. Correct. Union Parliament can also legislate on the subject of state list. Okay. तो इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं. to give effect to international agreements with the consent of state concerned during president rule in the state in the national interest when Rajya Sabha passes resolution to the effect by 2/3 of the majority. कह रहा है इसमें कि यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, कह रहा है यूनियन जो पार्लियामेंट है वो जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उस पर जो है वो लेजिस्लेट कर सकती है, इन पर रूल बना सकती है. तो ये ऐसा कब हो सकता है? तो ये देखिए कब हो सकता है कि अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट कोई है तो उसको इफेक्ट देने के लिए ऐसा किया जा सकता है. स्टेट कंसर्न जो है उनसे जो है कंसेंट लेकर के भी रूल बनाए जा सकते हैं. प्रेसिडेंट रूल है तो अगर तो उसमें भी जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट होते हैं उन पर रूल बनते हैं. और नेशनल इंटरेस्ट में अगर राज्यसभा जो है कोई रेजोल्यूशन पास करता है by 2/3 majority, then in that case also Union Parliament can make the laws on a state list. So all of the statements are correct. So all 4 are correct. Let us see the question number 59th. Governor of a state can act independent of the advice of the Council of Ministers. Government of a state government of a state can act. स्टेट गवर्नर जो होते हैं वो एक्ट कर सकते हैं विदाउट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ये कब किस केसेस में कर सकते हैं? आस्किंग द गवर्नमेंट टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी इन द असेंबली. ठीक है. डिसमिसिंग अ चीफ मिनिस्टर, रिजर्विंग ए बिल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, returning the bill passed by the legislature for reconsideration, seeking the opinion of the High Court. So all the statements are correct. So option number A is the right answer. Judiciary system से related some questions are here. 60. The first High Supreme Court judge who voluntarily made his assets public, ऐसा किस जज ने जो है अपने एसेट को पब्लिक किया था? तो जस्टिस के कनन इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. मेयर ऑफ ए सिटी इन उत्तर प्रदेश, मेयर ऑफ अ सिटी इन उत्तर प्रदेश इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी? नॉट. इज इट द फर्स्ट सिटीजन ऑफ सिटीज? यस. मेयर ऑफ द, देखिए मेयर ऑफ, जैसे द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसको कहता है? द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. सो इन द सेम मैनर मेयर ऑफ ए सिटी इन उत्तर प्रदेश इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ दैट सिटी. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. इज एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. मेयर की बात करा. Mayor is the ex officio chairman of the executive committee. Mayor exercises full control over the executive machinery. So option number 1, statements 1, 2, 3 are correct, and the statement 4th is the incorrect. यानी कि जो मेयर होता है it doesn't exercise full control over the executive machinery. जो executive machinery होती है उस सिटी की, ठीक है,
उसका डाइट उसका फुल कंट्रोल नहीं होता है मेरे के पास। तो ऑप्शन नंबर 4 जो स्टेटमेंट 4 है दैट इज़ रॉन्ग, एंड रिमेनिंग स्टेटमेंट्स दैट इज़ 1 2 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। Let us see the question number 62. Match list 1 with list 2 and select the correct answer by using the codes given below. Okay. झांसी झांसी मछली शहर, टुंडला टुंडला सफाई सफाई। तो इसके सामने देखिए नगर पालिका परिषद, क्षेत्रीय समिति, नगर पंचायत, नगर निगम। इसमें से कौन सा किससे मैच करेगा, ठीक है, ये इसमें आपको बताना है। जो झांसी लीड है नगर निगम, झांसी जो है नगर निगम है, मछली शहर जो है ये नगर पंचायत है, टुंडला जो है ये नगर पालिका परिषद है, और सफाई जो है क्षेत्र समिति है। तो इस तरीके से आपका जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, झांसी नगर निगम पर जाएगा। तो एक आ जाएगा 4 पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। पॉवर्टी लेवल इन इंडिया इस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ, पॉवर्टी लेवल इंडिया किस बेसिस पर इस्टेब्लिश किया गया है, हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। पॉवर्टी लेवल इन इंडिया इस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, ठीक है। Let us see the next question, 64th question. Planning was considered a perquisite. Planning was considered a perquisite for balanced socio-economic development, for extending the benefits of the development and even manner, for focusing on removal of regional disparities, for maximizing the utilization of the available resources. तो प्लानिंग कंसीडर किया जाता है आप पक्विसाइड। तो ये जो 4 स्टेटमेंट दिए गए इसमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। ओके, सो देयर इज यस, तो ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़, इसमें से कौन सा एक मेज़र नहीं है इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने का। तो लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी इज़ नॉट द मेजर ऑफ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़। क्वेश्चन 66, द लार्जेस्ट आइटम ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन द यूनियन बजट इन रिसेंट ईयर्स हैज़ बीन। तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसको आप मत करिए, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड हाँ, कंसिडर द क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अ वाटरशेड डेवलपमेंट फंड हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड विद अ टोटल ऑफ करोड़। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। दीज आर करंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन 71 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द वर्क्स आर इंक्लूडेड इन भारत निर्माण। विच आर द फॉलोइंग आइटम ऑफ वर्क्स, कह रहा कि इसमें कौन कौन से वर्क्स जो हैं भारत निर्माण में इंक्लूड किए गए हैं। फाइंड योर आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड्स, जो गिवन कोड्स हैं के हिसाब से आप आंसर पता करिए। एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम ये इंक्लूडेड है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट ये भी भारत निर्माण में इंक्लूडेड है। और स्कीम फॉर रिपेयर रिनोवेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज, दिस also included in the Bharat Nirman, and rehabilitation of the displaced person due to irrigation project, this is not included in the Bharat Nirman. So only C is the right answer, ठीक है। Only 1, 2 and 3 statements are correct, okay। So these were some very important questions, and the remaining question we will discuss in the next video. Thank you and have a nice day. Please do like, share and subscribe this channel.